अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ जो अपीलें थी वो मंजूर हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस से बरी भी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फरकीन के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज ये फैसला जो है वो सुनाया। ये मुख्तसर फैसला सामने आया है। नाज़रीन, याद रहे कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को टोटल 8 साल जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सजा सुनाई थी। और ये जो फैसला था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 2018 में ये फैसला जुमे के रोज सुनाया था। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज जब मरियम नवाज साहिबा के जो सजा के ऊपर जो सजा को कलअदम हुई है उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने सहाफियों से गुफ्तगू भी की, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में उन्होंने अपने वालिद साहब को भी टेलीफोन किया और उनको मुबारकबाद भी दी। वो क्या फरमा रही थी, नाज़रीन जरा ये सुन लीजिए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। नाज़रीन से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब, आज का एक काफ़ी अहम फैसला सामने आया है और एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इमरान खान साहब के दौर में इन तमाम केसेस के ऊपर बहुत हाइप भी रही, बहुत हैवी किस्म की इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस थे, इसमें एवनफील्ड का एक रेफरेंस था। इसमें अचानक से इस किस्म का फैसला आना, आपको क्या लगता है ये जो पूरा जो 2018 में जब इसका फैसला है उसके बाद से अब तक और उससे पहले भी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चलती रही, ये तमाम कहां पर लीड करेगा ये तमाम सिचुएशन? 1 सेकंड, जो इतना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई इमरान खान साहब के दौर में, वो अब कहां गई? वो सब क्या था फिर? मारिया, देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाने से पैसा लगा इस पे एवनफील्ड रेफरेंस को साबित करने पे, वो साबित नहीं हुआ। टीम्स जो थी 2018 में इन्वेस्टिगेशन टीम्स लंदन भी गई, वहाँ पर भी उन्होंने प्रोब करने की कोशिश की, वहाँ पर भी आपका करोड़ों रुपए जो थे वो खर्च हुए। फिर पाकिस्तान में इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और वाजिद ज़िया साहब जिन्होंने एक वॉल्यूम्स जो थे वो इनके खिलाफ बनाए थे, वो कहाँ गए? आज ये सारी चीज़ें ये साबित करती थी कि क्या ये पॉलिटिकल केस था? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल केस था। अगर ये पॉलिटिकल केस ना होता तो फिर इस तरह अदालत जो थी मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कैसे बेल आउट कर देते? आज वो बरी हुए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल और मरियम नवाज साहिबा को 7 साल की जो सजा थी उसमें जो कलअदम भी करार दी गई और आज उनको इस फैसले से, इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। और सोचने और समझने की बात यह है कि कौमी खजाने से जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, अदालतों का जो वक्त ज़ाया किया था, इदारों का जो वक्त ज़ाया किया गया था, उसका मुजरिम कौन है? 2018 और आज 2022 है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे पर सियासी मुकदमात कायम करते रहेंगे और इसी तरह कौमी खजाने का ज़िया करते रहेंगे और लास्टली हमें कुछ हासिल नहीं होगा तो इसका कसूरवार कौन होगा? हमें इस पर भी सोचने की ज़रूरत है और हमें ये सोचना होगा, बल्कि इस पर जो इसको प्रोब करने में नाकाम रहे हैं उनको भी कटहरे में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम कौमी खजाने के पैसे बड़े-बड़े वॉल्यूम्स बनते रहे, उनके भी क्वेश्चन मार्क रेज हो चुका है। अनवर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक बाइस साहब, एक मुशीर बराए एहतसाब भी रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया। जब ये तमाम प्रोसीडिंग्स हो रही थी, ये केस चल रहा था, तो उसके बाद आपने भी बहुत इसमें जो है वो रोल प्ले किया, आप भी इसको आगे प्रोसीड करते रहे। आज जो फैसला सामने आया है मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की जो सजा इनको कलअदम करार दिया गया, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसे कहते हैं फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। आपने जो चेयरमैन लगाया उसके नीचे प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने फी जो है ना प्रोसिक्यूटर से तनख्वाह चेयरमैन से लेनी है। वो कह रहे थे शिमाल, वो कह रहे थे जनूब, वो कह रहे थे जो, वो कह रहे थे कंदम, वो कहते सुबह, वो कह रहे थे शाम। जब प्रोसिक्यूटर फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे, जो पहले भी हमने देखी है प्रैक्टिकली जरदारी के केसेस में भी, तो उसका इंजाम फिर यही होता है। बात यह है कि आप देखें केस क्या था। केस था मरियम का। मरियम का सुना जाना था कि आया वो मुजरिम है या नहीं, ये केस था ना।
और कोर्ट ने टर्न लिया और कहा जी साबित करें नवाज शरीफ मुजरिम है या नहीं है। मरियम का स्टांस क्या था, अगर वो आप समझ लें तो आप पूरा केस समझ आ जाएगा। मरियम का स्टांस ये था कोर्ट के अंदर, जिसमें वो फॉन्ट का भी एक मसला आया था। 2006 का उन्होंने एक दिया था, ट्रस्ट दी थी कि मैं अपने भाई की ट्रस्टी हूँ कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी मैं इन चीज की जायदाद जो है इसके बच्चों में तकसीम कर सकूं। अगर वो ये कह देती कि मैं इन फ्लैट्स की मालिक हूं तो उनको फिर साबित करना पड़ता कि सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। अभी लॉ ये कहता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के जो बच्चे होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई साबित नहीं होता तो जो टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मनी ट्रेल देने की वो उस पब्लिक ऑफिस होल्डर को, यानी कि नवाज शरीफ से जाके पढ़ ली। तो नैब ने बगैर शक को शुबे के ये साबित कर दिया कि जनाब इसकी मरियम नवाज जो है वो मालिक है। वो कैसे? निल्सन एंड नेस्कल 2 कंपनियां थी जो वर्जिन आइलैंड ब्रिटिश में रजिस्टर की गई। यूके में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप पर्सन टू पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें तो तकरीबन 40% टैक्स लगता है। तो आप करते क्या है कि कंपनी खोलते हैं, कंपनी के नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और उस कंपनी को आप खरीद लेते हैं। ये दोनों कंपनियों की मालिक साबित किया नैब ने, JIT ने, कि मालिक जो है वो मरियम नवाज है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब अगर माफी चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब, हुसैन नवाज ने ये तस्लीम किया था कि वो इन दोनों कंपनियों को एक ट्रस्ट जो है वो इनको होल्ड करते हैं और इसके जो ट्रस्टी है वो मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा हैं। ये उन्होंने अपने एक टीवी टॉक शो में इसको बताया, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है ये बात। और दूसरा, आज अदालत ने कहा कि मरियम नवाज तो कोई ऑफिस होल्ड नहीं करती, तो फिर आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं कि ये इसमें कल्प्रेट्स हैं या उन्होंने कोई जुर्म किया है? सुन लेना, पूरी बात सुन लेना आप। इन दोनों कंपनी की मालिक नेल्सन और नेस्कॉल की जो है ये मरियम नवाज, ये साबित है उससे, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के लेटर्स में साबित है, JIT ने साबित कर दिया था। बात वहीं पे आ जाती है कि मरियम पे कैसे साबित हो। मरियम उससे 21-22 साल की थी, सोर्स ऑफ इनकम उनका कोई नहीं है। तो ये जो खरीदी गई जो दोनों फ्लैट्स थे 17 और 17A जिनकी ये मालिक थी, उसका जो बार था, जो लोड था, या जो कानून कहता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसकी एसोसिएट थे, इसके बच्चे थे, उसको साबित करना था। तो उसपे इसपे जुर्म ये याद हुआ है कि आप एबेटर हैं, आपने अपने वालिद को बचाने के लिए ये सारा चक्कर चलाया है, इसके ऊपर इनको सजा दी गई है। ये इनका जुर्म था और ये साबित जुर्म था। और वो अब वहाँ पे अदालत ने पोजीशन क्या ले ली कि साबित करें जी कि नवाज शरीफ मुजरिम है कि नहीं है। ना अगर आप चीजों को दूसरी तरफ से करना शुरू कर दें, लपेटना शुरू कर दें, कानून आप दूसरे जाविये से चीजों को देखना शुरू कर दें जिसका ताल्लुक ही नहीं है इस पनिशमेंट के साथ, इस केस के साथ, तो फिर तो रिजल्ट यही होना था जो आया। तो ब्रिगेडियर साहब, जब वाजिद ज़िया साहब ने इतने वॉल्यूम्स बनाए थे तो क्या वो एविडेंस काफी नहीं थे, या फिर आप इसको किसी और एंगल से देखते हैं? वो बहुत काफी से भी ज्यादा थे। देखिए, एक सवाल ये भी उठा था जी कि नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की आज कोर्ट के अंदर। JIT स्टैंड फॉर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने सारी एविडेंस को कलेक्ट किया। उस कलेक्शन के बाद साबित हुआ, 4 केसेस साबित हुए। एक उस पे खुरसार ने कहा था कि इसहाकडार का किया जाए SS का केस, देबिया का खोला जाए नंबर 2, और 3 केसेस इनके थे प्रॉपर्टी के केसेस, एसेट के केसेस, नाशरीफ के। उस वॉल्यूम में उस JIT को फिर हमने क्या किया था कि वही JIT के डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट में जमा करवाए, और JIT जिसे कलेक्ट किया था उसको हमने एविडेंस ला दिया। उसके जो हेड थे वही स्टार विटनेस थे, उन्होंने बिल्कुल सही एक डॉक्यूमेंट को डिपोज किया कि हमने यहाँ से कलेक्ट किया, आपके सामने पेश किया, अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया। अभी आज अदालत कहती है कि जनाब नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की। जब एक JIT सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, फिर आप नैब ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी थी? हमने तो एक IO ने उठा के उन्हीं को विटनेस बना के ब्रिगेडियर साहब, जो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए, काफी अहम रिमार्क्स है, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। तो फिर जब से वो क्या पब्लिक बात थी, जो वॉल्यूम्स थे, फिर वो काउंट नहीं होंगे? तो बहुत बड़ा फिर क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। देखिए, बात यह है कि सुनी सुनाई कहाँ बात है, वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अभी आप जो वर्जिन आइलैंड से जो लेटर आया है, जो निल्सन और नेस्कॉल की जो कंपनियों की जो रजिस्ट्रेशन है, वो क्या सुनी सुनाई बात है? वो तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। क्या ये सुनी सुनाई बात है जो उसने मरियम ने जो वहां पे अंडरटेकिंग दी है कोर्ट के अंदर,
कि जिन्हें हाई तो कोर्ट फिर नैब सुप्रीम के कोर्ट के अंदर prosecutor जिन्हें fail हो गए? ट्रस्टी दलाइल देने में? नहीं, अब बात ये आप प्रोसिक्यूटर जो है he was not ready to prosecute the case. He was defending the case. He was a defense lawyer. तो डिफेंस लॉयर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो प्रोसिक्यूशन की बात करेगा? नहीं तो उसकी सारी गुफ्तगू ऐसी लगती है कि ऐसा डिफेंस लॉयर भी नहीं करता। नहीं तो ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहना चाहते हैं कि मैच फिक्स था कोई? प्रोसिक्यूशन अगर नैब उसको डिफेंड कर रहा था तो देखिए ना, आपने करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए आपकी गवर्नमेंट ने, और ये केस साबित करने के लिए क्या एविडेंस इतने मजबूत नहीं थे? और अगर इतने मजबूत थे तो फिर आज बरियत का सवाल कैसे पैदा होता है? जनाब वाला 100% एविडेंस बिल्कुल सही थी, इसलिए लोअर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। एविडेंस को डिस्कस करने का हाई कोर्ट में सवाल पैदा ही नहीं होता टेक्निकली। हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसको डिसीजन की टेक्निकलिटीज के ऊपर बहस करना चाहिए था, वो चला गया एविडेंस के ऊपर। अभी हाई कोर्ट की मर्जी, व्हाई दे गॉन ऑन टू द एविडेंस। एविडेंस ऑलरेडी डिपोज होके लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अपील ये थी कि जो डिसीजन हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ, तो वो डिसीजन बिल्कुल सही था कि शी वाज एन अबेटर। अपने वालिद के पैसे जायदाद को उसने छुपाने के लिए एक गलत बयानी की, धोखाधड़ी की अदालत के सामने, और काजी में ट्रस्टी हूँ जबकि वो मालिक थी। ये टोटल केस था और वो हमने साबित किया कि वो मालिक थी। तो अब आप फर्दर क्या करने जा रहे हैं? पंजाब में भी आप एंटी करप्शन में सीएम के एडवाइजर हैं, नेक्स्ट आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपकी गवर्नमेंट की सुबकी है कि आप एक केस को डिफेंड ही नहीं कर सके, और आज मरियम और कैप्टन सफदर के बाद ये भी मुमकिन है बादियों नज़र में कि अदालत अब नवाज शरीफ साहब को भी इससे बेल आउट कर दे, वो भी बरी हो जाए। देखिए बात ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बात करते हैं तो प्रॉब्लम आके वहां पे पड़ता है जहां पे आपका कानून 1840 और 1898 सीआरपीसी के ऊपर चल रहा होता है। आपके पास स्पेशल लॉज हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, आपके पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, लेकिन जो जज के पास जब जाता है वो जनरल लॉ 1898 का सीआरपीसी से ट्रायल शुरू कर देता है। अभी आप दुनिया को देखें, दुनिया आगे जा चुकी है। 2022 के कानून बन चुके हैं, अनडिक्लेयर वेल्थ ऑर्डर यूके ने बना लिया है, अपने स्विट्जरलैंड ने अपने लॉ बना लिया है, इलिसिट ऑर्डर ने इशू कर दिया, जिसमें कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप एनसीए जो यूके में कर रहा है वो इस तरह से होता है कि उस पर डिपेंड कर, उस पर डालनी होती है जो वो ऑनरशिप जिसके ऊपर होती है, उसने साबित करना होता है कि चीज कहाँ से लाया। जैसा इनकम टैक्स में आप डिक्लेयर करते हैं तो क्या आप इनकम टैक्स पर साबित करते हैं कि आपने घर कहाँ से खरीदा, आप बताते हैं कि आपने कहाँ से खरीदा। इसी तरह ये भी केस इसी तरह से था, नवाज शरीफ ने साबित करना था कि कहाँ से उसने फ्लैट खरीदे, लेकिन नहीं, यहाँ के कानून ने अपनी शक्ल दूसरी इख्तियार कर ली कि जो नैब साबित करे कि नवाज शरीफ ने कहाँ से खरीदा। तो ये आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना बनता ही नहीं था। हाई कोर्ट में जब एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया था तो फिर आगे इतना क्योंकि प्रूव हो चुका था वहां पर कोर्ट में, तो अब आप क्या समझते हैं? अब ये आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे या इसको यहीं पर छोड़ देना इस केस को? प्रोसीड करना है नैब ने। अच्छा, नैब इज अ कॉम्प्रोमाइज नाउ, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज। इट हैज उसका अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस ही खत्म हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आ गई है। उसका हेड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके भाईजान का केस है और उसकी भतीजे का केस है, तो नैब उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। जाएगा तो इस तरह की दाएं की बाएं और बाएं की दाएं, तो आएं की शाएं करेगा। अल्लाह अल्लाह खैर चल। तो यानी कि केस तो फिर खत्म समझिए ना। और ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि पंजाब में आपने शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को नोटिस सर्व किए हैं, उसकी डिटेल बताइए, वो कौन से नोटिस हैं? जी, हमजा और शहबाज शरीफ को हमने, क्योंकि जो ये 23 करोड़ रुपए का केस है रमजान शुगर मिल का, जो नाला खुदना था आवाम के लिए, वो उन्होंने अपने मिल के लिए खुदवाया है, दोनों बाप बेटा ने मिल के। तो हमने वो, क्योंकि ये केस वहां से खत्म हो गया, नैब के एम्बेड के से निकल गया, नैब के कानून से निकल गया, वो केस नहीं रहा, वो एक तरह की कंप्लेंट और एविडेंस रह गई है। तो हमने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और पंजाब के अवाम का पैसा 23 करोड़ रुपया इन्होंने अपने जाती मिल का पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो हमने उसकी इंक्वायरी अथॉराइज कर दी है। उसमें हम देखेंगे कि किसने कहाँ डिजाइन किया। और मजे की बात यह है कि नक्शे पे नाला कहीं और है, खुदा हुआ रमजान शुगर मिल के पास से है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव हमजा शहबाज हैं, और उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो है शहबाज थे। उन्होंने अपने फैक्ट्री के लिए नाला खुदवाया और पैसा इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पैसे के पीछे जाएंगे जहाँ वो मिस यूज हुआ है, तो हमने इंक्वायरी अथॉराइज कर दी है। तो ब्रिगेडियर साहब, इस ये साबित नहीं होता या ये तासुर नहीं जाता कि अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वफाक के खिलाफ? जब किसी पॉलिटिशियन का आप केस करेंगे तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की स्टेटमेंट आती है। इसमें और भी हजारों केस हैं,
करोड़ों रुपए की जमीनों के हम केस चला रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। हम बेबहा और ब्यूरोक्रेट के खिलाफ केस चला रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं कहता। तो एक जब किसी पॉलिटिशियन का केस बनता है, कहते जी पोलिटिसाइज है, पॉलिटिशियन के खिलाफ केस का जब बनता है तो ये हमेशा मैं सुनता हूँ कि पोलिटिसाइज है। पोलिटिसाइज नहीं है, गो ऑन द एविडेंस। जो मैंने आपको बात बयान की, क्या इसमें झूठ है? चाहे वो ए है, बी है, सी है, अभी उसमें सियासतदान आ गया तो उसको आप पोलिटिसाइज कह देंगे। अगर उसमें एक आम आदमी आता है, कहेंगे जी केस फिट है। ये तो इस मुल्क की आयरनी है कि छोटे को आप चोर करके चल पड़ते हैं, पॉलिटिशियन की बात आती है, कहते हैं ये तो पोलिटिसाइज हो गया जी, केस ही गलत हो गया। ये सेम बात कुछ देर पहले ब्रिगेडियर साहब आपने भी की, जब आपने कहा कि अब नैब के हेड जो है वो उनके बड़े भाई हैं, उनका केस चल रहा है, तो वो तो अब उनके अंडर आ रहा है ये नैब, तो फिर वो तो आए बाएं शाएं होगा। तो फिर ये तो फिर नॉर्मल है। जब इमरान खान साहब का दौर था तो यही कहा जाता था कि इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस में है नैब, और अब ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब के इन्फ्लुएंस में। फिर अगर इस तरह के इन्फ्लुएंस चलते रहे तो फिर तो कभी भी किसी केस का भी हम अल्टीमेट सही रिजल्ट नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अदारे ऐसे होने चाहिए जो दुनिया में, बाकी दुनिया में अदारे हैं, हम किसी की नकल भी सही नहीं मार सकते। सब एंटी करप्शन अथॉरिटीज अदारे इंडिपेंडेंट हैं, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के नीचे होते हैं, तो वो किसी के नीचे फॉल नहीं करते। हेड ऑफ द स्टेट को वो रिपोर्ट करते हैं, उसको वो अकाउंटेबल होते हैं, और कुछ एरियाज में उनको अकाउंटेबल होते हैं, और उनके अंदर लोग ऐसे लगाए जाते हैं जो इंटेग्रिटी वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पे भी आप देखें कि नैब का एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी प्रेसिडेंट के नीचे आता था, अभी उठा के उसको प्रेसिडेंट से उठा के प्राइम मिनिस्टर के नीचे कर दिया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर का मतलब यह कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नीचे होगा। तो जब तक अदारों को आप इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तो उस वक्त तक अदारे इसी तरह पोलिटिसाइज होते रहेंगे। नैब भी पोलिटिसाइज हुआ, पहले भी हुआ, मुशर्रफ ने पोलिटिसाइज किया, उसके बाद भी होता रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट अदारे होने चाहिए, उनको इस तरह से प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि क्रॉस ऑफ कोर्ट अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो ब्रिगेडियर साहब, पंजाब एंटी करप्शन ने भी तो रिंग रोड स्कैंडल में पॉलिटिकल लोगों को बेल आउट किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस वक्त भी तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। ब्रिगेडियर साहब, इस पे आपका मैं टेक लूंगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाजरीन यही सारे कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, जो कि साबिक मुशीब एहतसाब भी हैं। अनवर साहब, आप रिंग रोड के हवाले से, स्कैंडल के हवाले से एक सवाल कर रहे थे, उनसे जरूर रिपीट कर दीजिएगा तो फिर हम आगे मूव करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि रिंग रोड स्कैंडल में ये भी आपके नाक़दीन कहते हैं कि बहुत सारे जो पोलिटिकल शख्सियात थी उनको भी आपने बेल आउट किया है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? रिंग रोड जो पिंडी का केस था ना, उसमें एक ही शख्सियत सामने आई थी जिसका केस बना था, जो कि अपने शेख साहब हैं पिंडी वाले जी। उनका केस ये था कि उनकी जमीन थी वहाँ पे, जो उन्हें कोई तकरीबन 445 कनाल जमीन बेची, और उन पे मुकदमा ये था कि आपने 9 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स जमा करवाया, जबकि आपने इसको बेचा 45 लाख रुपए के हिसाब से। तो वो जब चेक किया गया तो पता चला कि जो डिप्टी कमिश्नर का जो रेट है, जिसे आप कम से कम म्यूटेशन वैल्यू है, वो 9 लाख ही बनती थी। कानून के हिसाब से उन्होंने जमीन बेची है, कोई चीज ली नहीं है, खरीदी नहीं है, या कोई इस तरह का मामला नहीं था। तो वो हमारी गिरफ्त से उस लिहाज से निकल गए। लेकिन गिरफ्त में आते तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि हम केस लाजमी बनाते, लेकिन ये केस बनता नहीं था, क्योंकि जो डीसी वैल्यू थी उसके हिसाब से उन्होंने टैक्स पे किया हुआ था, इसलिए कानून केस नहीं बन सका। लेकिन केस इसलिए वो छूट गए, बेल आउट नहीं किया। बाकी दूसरा केस जो थे, बाकी केसेस में आपको अगर आप चाहते हैं मैं एक एक करके ब्रीफ कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो द केस इनसाइड आउट। और हमारे इमरान खान साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट मुझे मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ स्टेट का पैसा इन्वॉल्व हो, स्टेट का एक्सचेकर इन्वॉल्व हो, वहाँ कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है, किसी को स्पेयर नहीं करना। और अक्रॉस द बोर्ड हम अभी केसेस बना रहे हैं, पीटीआई के लोगों के केसेस भी हैं, जो जिसकी इस तरह के केसेस जहाँ पे स्टेट का पैसा इन्वॉल्व है, उसमें नून लीग के भी केसेस हैं।
तो ये रेस्ट श्योर के इमरान खान साहब कोई पिक एंड चूज वाले चक्कर में नहीं पड़ते। वो एक ही बात कहते हैं, जब मैं नहीं खाता तो कोई और क्यों खाए, ये हमेशा उनका स्टेटमेंट होती है। तो इसलिए अब विल ट्राई कि वी गो अक्रॉस द बोर्ड इंशाल्लाह। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये भी था कि रिंग रोड का जो रूट था, उस रूट के इर्द गिर्द जो ज़मीनें थी वो बताया गया कि आप पहले इन ज़मीनों को कौड़ियों के दामों खरीद लें और फिर इनको महंगे दामों बेच दें। तो वो कौन लोग थे जिनको नवाजा गया? एक्चुअली बात की, अब आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो तो यही ऑब्जर्वेशन जब आई इमरान खान साहब के सामने तो उन्होंने एक इंक्वायरी होल्ड की थी। जी जी। उस इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि वाकई रिंग रोड को एक रिंग रोड को मजीद रिंग में डाला गया। जी, उसका एक बेल्ट ज्यादा टर्न ज्यादा किया गया, उसको दूर से लाया गया ताकि वो जमीनें जो कि रोड से दूर थी वो रोड के अंदर आ जाए, उनकी वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन अगर आपको याद हो तो वो इंक्वायरी हुई थी, उसमें एक कमिश्नर को पनिशमेंट हुई थी जो सिटिंग कमिश्नर थे कि उनके आगे एक रिलेटिव थे, आई थिंक वो ब्रोकर थे या क्या थे। तो फिर उस रोड की अलाइनमेंट को वापस सीधा कर दिया गया था, उसकी अलाइनमेंट को उस तरह नहीं रखा गया था। तो वो जिन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, जो कुछ हुआ तो फायदा मेरा ख्याल है अभी तो वो नुकसान में तब्दील हो चुका होगा। इमरान खान साहब ने इन टाइम एक्शन लेके उसको सीधा कर दिया था। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने स्टेट की रकम की बात की, तो जो करोड़ों रुपए एवन फील्ड केस में लगे हैं, अब मुझे बताइए कि ये कौमी खजाने के जो पैसे का ज़िया है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एवन फील्ड की बात ही ना करें, आप थोड़ा कोट टेक्ना की तरफ चले जाए ना। कोट टेक्ना जब NRO 1 दिया गया था तो वो मुशर्रफ को मतलब वन हैज टू होल्ड हिम रिस्पांसिबल कि उसने NRO 1 दे के कोट टेक्ना जिसमें स्विट्जरलैंड में इसको पनिशमेंट हो गई थी, जरदारी को और मतलब बेनजीर दोनों को पनिशमेंट हो गई थी। और वो पैसा हमारे पास मिलियन और डॉलर से आना था, लेकिन उसे NRO 1 दे दिया गया और वो सारी जो एविडेंस थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। इस वक्त जो जिम्मेवार हैं वो लोग हैं जिन्होंने नैब के कानून को खत्म किया, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो उसके हैंडलर्स हैं और जिन्होंने इसको इम्पोज किया हमारे ऊपर, और इम्पोज करके उस कानून को चेंज करके ये अरबों पे हमारा 1100 अरब के तो केसेस डूबे हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई अरब रुपया जो इन केसेस के बनाने पे लगा, वो इसके अलावा हमारा नुकसान है, ये कौमी नुकसान है। और यही चोर जो 67, तो इसमें सिर्फ नैब ज्यादा बैठे हुए हैं, कोई जमानत के ऊपर है, जैसे नैब का केस है, ये लोग जिम्मेवार हैं जिसको हम वोट दे के वहां पहुंचाते हैं और उन्होंने बेड़ा घर करके रख दिया हमारे उस कानून का। और कानून का जब बेड़ा गर्क किया तो वो केस खत्म हो गए। तो ब्रिगेडियर साहब, आज एवन फील्ड के फैसले के बाद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी बरियत मिल जाएगी और वो भी इस केस से बरी हो जाएंगे? देखें, दीवार में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको पढ़ लेनी चाहिए कि जिस तरह आज का फैसला दिया गया और जिस तरह की आज की आर्गुमेंट्स की गई, जज जो होता है उसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है, ये याद रखिए। हम हर दफा जज को ब्लेम कर देते हैं। अगर एक डिफेंस वाला अपने केस को डिफेंड कर रहा है और प्रोसिक्यूटर भी उसी को डिफेंड कर रहा है, अभी दो यानी कि आप कहते हैं कि नैब और हुकूमत का गठजोड़ था इस केस में? एग्जैक्टली, नैब और हुकूमत का गठजोड़ नहीं, नैब और नैब तो हुकूमत की तरफ से थी ना, हुकूमत का और मुजरिम का गठजोड़ था। सही। तो क्या ये बात दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब के नवाज शरीफ साहब पर इसलिए ये एवन फील्ड केस बनाया गया था कि उन्हें इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और अब वही कुव्वतें इमरान खान साहब पर भी ऐसे केसेस बना रही हैं कि उनको भी इलेक्शन से बाहर रखा जाए? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, नुकसान तो उन्हीं को है, इस सिस्टम को है, इस सियासत को है। मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूं कि इन पॉलिटिशियंस को अभी मिल बैठना चाहिए, मिल बैठ के एक इस चीज पे कम से कम इन सबको रजामंद होना चाहिए कि इनकी जो गवर्नेंस है या जो इनका सिस्टम है, जिसको ये सो फॉर सुप्रीम कहते हैं, उसके अंदर बाहर से इंटरफेरेंस को खत्म किया जाए, ताकि हम फिर एक तरफ किसी एक को ब्लेम कर सकें। कभी हम बाइं को तरफ ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कभी हम राइट वाले को ब्लेम करते हैं, कभी हम सेंटर वाले को ब्लेम करते हैं। तो ब्लेम जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जहाँ पे वहीं पे अथॉरिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो एक जगह पे, अथॉरिटी कहीं पे और हो, तो फिर इस तरह से कोई सिस्टम नहीं चल सकता। मैं आपको कहूँ आप रिस्पॉन्सिबल ये प्रोग्राम चलाने के, लेकिन आप अथॉराइज नहीं है, मतलब ये काम नहीं कर सकते, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिस्पेंस करेंगे? हमारे मुल्क की आयरनी ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी रेस्ट ऑन द एल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को एक जगह आना होगा,
मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर पॉलिटिशियन कोई सुन रहा है तो उसको भी इस पे अमल करना चाहिए और वैसियत पे पाकिस्तानी हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि पंजाब में किन अहम शख्सियात के खिलाफ अब आप केसेस खोलने जा रहे हैं? शख्सियात ना कहा करें, जी जी, किन चोरों और किन लुटेरों के खिलाफ, जिसने चोरी की, इधर तो खरबों रुपए की जमीनों पे कब्जा है। मैं हैरान हूँ, बड़े बड़े साउथ में मैं जब केसेस देखता हूँ, जंगलों की जमीन करोड़ों अरबों की कब्जा है, रेवेन्यू पे कब्जा है। ये पॉलिटिशियन को छोड़े, ये बड़े बड़े माफियाज हैं यहाँ पे, वो भी चोर हैं। और बड़ी बड़ी शख्सियात मैं क्या नाम ले सकता हूँ, अभी बड़ी शख्सियात में दो तो आपने सुन लिया, हमने शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ का केस बना लिया, हमने नोटिस भिजवा दिया है राना सनाउल्लाह को। वो क्या केस है राना सनाउल्लाह वाला, वो तो जरा बताइएगा। राना सनाउल्लाह का एक बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में 2 प्लाट ने रिश्वत के तौर पर लिए जब ये सिटिंग लॉ मिनिस्टर, ये एलिगेशन है। अच्छा, और एलिगेशन क्या ये दुरुस्त है या गलत है या सही है, राणा साहब जब आएंगे अपना वर्जन देंगे तो क्लियर हो जाएंगे। केस बनता हुआ तो हम बनाएंगे, नहीं बनता हुआ नहीं बनाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग हैं जिनके ऊपर केसेस किए गए? मुझे अभी ऑफ हैंड याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल है मेरे नजर में। कम 3-4 ऐसे हैं पॉलिटिशियंस हैं जिनके केसेस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ साबिक मुशीर बराए एहतिसाब ब्रिगेडियर टाइट अभाई साहब मौजूद थे। अनवर साहब, ये तो हमने सारा ले लिया, ज़रा जो हमारा कानूनी वर्जन था इसके ऊपर हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है। थोड़ा सा पॉलिटिकली भी मूव करते हैं। आप जो आज का जो फैसला सामने आया है, इसके बाद अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और पॉलिटिकल साइड पर उनकी क्लैरिटी भी मिलेगी, खासकर इलेक्शंस के हवाले से, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। उसके साथ साथ ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एकदम से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा हमें भारी लग रहा था और नून लीग का पलड़ा कहीं ना कहीं लो जा रहा था, तो वो अब इस केस के बाद आप समझते हैं कि दोबारा से गेन मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? देखिए मारिया, आज मरियम नवाज साहिबा की जो पिच थी वो बड़ी हाई थी और वो बड़ी खुश भी थी। डेफिनेटली उन्होंने खुश भी होना था कि एवन फील्ड एक बड़ा केस था। और एक तो बात यह है कि अब उनके लिए वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकती हैं आम इंतखाबात में। ये बहुत बड़ी उनकी विक्ट्री है, इसलिए आज वो बहुत खुश भी थी। और आपने देखा जब फैसला आया तो उन्होंने सबसे पहले लंदन में अपने वालिद मोहतरम से बात की और उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखुर किया है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पूरी लीडरशिप है वो बड़ी खुश है। और मरियम नवाज साहिबा, जिनकी एक ख्वाहिश थी कि वो इन केसेस से बरी हों ताकि वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और अपने बयानिए को आगे लेकर चल सके, तो आज उनकी बड़ी विक्ट्री है और वो बड़े एक फैसले बड़ा उनका फैसला उनकी लेकिन फेवर में अक्सर है। कहा यह भी जाता है नवाज साहब के जो वोट बैंक है ना वो नवाज शरीफ साहब का है और कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को जो क्राउड पुलर में आती है मरियम नवाज साहिबा भी आती हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट था इस केस में मरियम नवाज साहिबा का बरी होना और फिर आगे अगर उनके लिए रास्ता होता है, खुलता है आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का, तो फिर वो कितना इम्पोर्टेंट होगा? देखिए मारिया, जब मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद लंदन में थे लेकिन वो पाकिस्तान में आए और इसी केस में उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। और गिरफ्तारी देने के बाद आपको पता है कि जो उनके साथ हुआ, और बल्कि आज तो मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कह दिया कि जेल के अंदर जो किसी ने भी उनकी कोई वीडियो बनाई है तो वो वीडियो भी मंजर आम पर ले आएँ। दूसरी बात ये बड़ी अहम है कि उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि वो अब खुलकर खेलेंगी, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो इस केस से बरी हो चुकी हैं। अब वो अपनी पार्टी के लिए बढ़कर काम करेंगी, अब वो विजिट भी करेंगी हलकों का। और अब चूंकि देखिए हमारे यहाँ एक फैशन बन चुका है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को गाली दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड पुलर बन जाएंगे आप। ये तो एक फैशन बन चुका है हमारे यहाँ। और आपने देखा माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने के बाद ही मरियम नवाज साहिबा जो थी उनका बयानिया बड़ा प्रवेल किया, फिर उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को जो बुरा भला कहती थी उससे पीछे हटी। अब दोबारा उन्हें पता है कि उनके जो नेक्स्ट मुस्तकबिल है उनका, वो उनके हालात बेहतर हैं और वो केसेस ख़त्म हो रहे हैं। आइंदा अगर उनके एविडेंस इसी तरह कमज़ोर हुए, नैब ने या जो भी प्रोसिक्यूशन है उनको कमज़ोर एविडेंस पेश किए, तो डेफिनेटली अदालतें तो एविडेंस देखती हैं, तो मुमकिन है बाकी केसेस में भी इनको बरीयत इनकी हो जाए और फिर इनका केस ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये आम इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को मरियम नवाज साहिबा टफ टाइम देंगी, ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा टफ टाइम दे सकती है। मरियम नवाज साहिबा गैदरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और इसी तरह इमरान खान साहब भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसका ये होगा कि अब इमरान खान
वर्सेस मरियम नवाज जो है वो अब वैसे भी हम देखते करेंगे। रहते हैं अनवर रज़ा साहब, मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान साहब, बहुत दिखता भी है स्क्रीन से। ब्रेक के टाइम में नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स के हवाले से। इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का कल हंगामी इजलास से बुलाया, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, क्योंकि हैकर की तरफ से ये कहा गया कि फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन और भी बहुत सारी ऑडियोज या वीडियोज भी सामने आने वाली हैं। तो ब्रेक के बाद उन पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के हिस्से से हम बात करने जा रहे हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से। और अभी तक तो 2 ऐसी ऑडियोज सामने आई हैं और हैकर की जानिब से कहा भी जा रहा है कि मुख्तलिफ और भी ऑडियोज आने वाली हैं। इसी तमाम इशू के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल वफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी बुलाया है, जो कल इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी और ऑडियो लीक्स के मुतालिक तहकीकात से भी वज़ीर आज़म को आगाह भी किया जाएगा। अनवर साहब, जो कल इजलास होने जा रहा है, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? 1 सेकेंड, ये जो ऑडियो लीक्स का मामला चल रहा है, ये तो अब कहा यह जा रहा है कि फ्राइडे तक मजीद और भी ऑडियोज या वीडियोज आनी है, तो ये मामलात कहाँ तक जा रहे हैं और ये कहाँ तक जाकर रुकेंगे? एक तो मारिया फ्राइडे कल है और देखते हैं कि हैकर कल किसकी ऑडियो या वीडियो लीक करता है। और दूसरा, वफाकी काबीना का इम्पोर्टेंट इजलास है कल, जिसमें जो कौमी सलामती कमेटी में डिस्कशंस हुई है उसके बारे में कैबिनेट के जो मेंबरान हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा। और राना सनाउल्लाह जो हाई पावर्ड कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो अब तक की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो काबीना के सामने रखेंगे। उस पर फिर कैबिनेट मेंबरान जो हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान जो हैं, वो अपनी अपनी जमात में इस बात को डिस्कस करेंगे कि ऑडियो लीक्स में इन्वॉल्वमेंट किसकी है और जो हैकर है वो किसके कहने पर इस तरह कर रहा है और इससे पॉलिटिकली क्या सियासी जमातों को नुकसान पहुंच रहा है। और आप उसमें वो भी डिस्कस करेंगे कि उनसे जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनको कैसे सियासी तौर पर कमज़ोर किया जाना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़े किया गया था और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो फिर वो इस्लामाबाद डी चौक पर धरना देंगे। इस हवाले से भी राना सनाउल्लाह जो है वो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे। जबकि आज जो किसान इत्तेहाद के साथ उनकी 8 रुकनी कमेटी के साथ राना सनाउल्लाह के जो मुज़ाकरात हुए हैं वो भी कल कैबिनेट में डिस्कस होंगे। तो ये तमाम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर कल काबीना कोई अहम फैसले करेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियो लीक हुई है उसमें किन किन लोगों से क्या क्या तहकीकात में सामने आया है उसके बारे में बताया जाएगा। और शहबाज शरीफ जो हैं वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो अहम गुफ्तगू हुई है उसके बारे में भी जो सियासी जमातें हैं और जो कैबिनेट मेंबरान हैं उनको एतमाद में लेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट जो गुफ्तगू थी मरियम नवाज साहिबा की वो भी सामने आई है। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि मेरे मुतालिक भी अगर इनके पास कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है तो वो ले आए मंजर आम पर, ताकि इन लोगों का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने है। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा को भी शायद कोई शुबा, कोई शक है कि उनकी भी कोई ऑडियो है, वो जो ऑडियो के बारे में कह रही हैं। और एक उनकी ऑडियो का इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुतालिक वो बात कर रही हैं कि वो फैसले तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको पता है इमरान खान साहब अपने मुतालिक होने वाले फैसलों से पहले ही ऐसा बयानिया बना देते हैं। लेकिन आपने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि जो ऑडियो है, क्योंकि अभी तक तो किसी के पास नहीं है, किसी ने सुनी नहीं है इस जो मरियम नवाज के हवाले से जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो ऑडियो इमरान खान साहब जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ बयानिया पर मबनी एक ऑडियो है, वाकई में रियल में एग्जिस्ट भी करती है? देखिए, ये सवाल अगर आपको याद हो हमने फवाद चौधरी साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हैकर ने सोशल मीडिया पर यह बात कही है कि जिससे इमरान खान साहब को पता चला है, वरना तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन था कि इमरान खान साहब को पहले कैसे पता है कि ऑडियो जो है वो मरियम नवाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है या इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर की है। तो उन्होंने कहा था कि ये हैकर ने अपने सोशल मीडिया पे डाला है कि एक नई वीडियो ऑडियो आने वाली है। देखते हैं अब, लेकिन किसी का नहीं पता, वो किसी का भी नहीं, वो तो उन्होंने सिर्फ एक गुफ्तगू
गुफ्तगू की बात ज़रूर की है, लेकिन मारिया बात ये है कि हमें देखना ये है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को ये देखना है, गवर्नमेंट को ये देखना है कि ये बड़ा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसको आपको इमीडिएटली इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। तहकीकात को मुकम्मल करने के बाद आप पर ये लाजिम है कि आप इस मामले पर आवाम को एतमाद मिले, ताकि कौम को ये पता चल सके कि उनके साथ कौन खेल खेल रहा है। क्या ये इस बैरूनी साजिश थी, क्या ये अंदरूनी साजिश थी? कम से कम इससे तमाम सियासी जमातों को भी अपना एतमाद बहाल करने की जरूरत है। देखते हैं अब कल किसकी ऑडियो आती है, किसकी ऑडियो आती है और कहा तो जा रहा है कल ज्यादा सारी ऑडियोज आए। सो लेट्स सी कल क्या होता है। कल का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।